Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss accounting for merchandising operations. So in this chapter you will study how to maintain the accounts of a merchandising company. So after studying this chapter you should be able to number one, identify the differences between a service enterprise and a merchandising company. Second, explain the entries for purchases under a perpetual inventory system. Third, explain the entries for sales revenues under a perpetual inventory system. Fourth, explain the steps in the accounting cycle for a merchandising company. Fifth, distinguish between a multiple step and a single step income statement. Sixth, explain the computation and importance of gross profit. And seventh, determine the cost of goods sold under a periodic inventory system. So first, what is merchandising company? A merchandising company buys and sells goods to earn a profit. मतलब ये है कि वो कंपनी जो कि गुड्स को बाय करती है यानी परचेज करती है फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल इन द मार्केट, यानी वो चीज़ों को खरीदती है, गुड्स को खरीदती है ताकि उनको दोबारा मार्केट में वो बेच सके और उसके ऊपर प्रॉफिट वो अर्न कर सके। मर्चेंडाइजिंग कंपनी से आप काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हैं क्योंकि आपका डेली लाइफ के अंदर इसके साथ वास्ता रहता है। आपने बड़े बड़े मार्ट्स भी देखे होंगे, जैसे सेव मार्ट है, जैसे पंजाब कैश एंड कैरी है, जैसे CST है, या आपके मोहल्ले में कोई जनरल स्टोर है। ये सारी की सारी जो जो कंपनीज हैं या बिजनेसेस हैं, ये मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है बेसिकली, क्योंकि वो गुड्स परचेज करते हैं और उस गुड्स को फिर वो आगे बेच देते हैं और उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न करते हैं। मर्चेंडाइजिंग कंपनी दो तरह की हो सकती है, एक होल सेलर्स हैं और दूसरे रिटेलर्स हैं। होल सेलर्स वो होते हैं जो कि होल सेल के ऊपर बल्क में चीज़ों को सेल करते हैं और वो नॉर्मली सेल करते हैं टू रिटेलर्स वो हैं जिनसे आप जाके फिर चीज़ें खरीदते हैं। जैसे जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, जैसे आप जाते हो स्टोर के ऊपर, तब वहाँ से कभी आप ब्रेड लेते हैं, या आप जो है वो टूथब्रश लेते हैं, या आप पेस्ट लेते हैं, या आप दालें, चीनी, आटा वगैरह जो चीज़ें लेते हैं, तो आप रिटेलर से लेते हैं ज़्यादातर, क्योंकि रिटेलर्स नॉर्मली सेल करते हैं टू कंज्यूमर्स और वो एट ए रिटेल प्राइस। तो होल सेलर्स बेसिकली सेल करते हैं रिटेलर्स को, और होल सेलर्स जो अपनी गुड्स बेचते हैं वो बल्क में बेचते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में। बल्क का मतलब है कि ज़्यादा क्वांटिटी में बेचते हैं, और वो रिटेलर्स को बेचते हैं। कंज्यूमर्स जो डायरेक्ट कंज्यूमर्स हैं उनको वो सेल नहीं करते, बल्कि रिटेलर्स होते हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को फिर रीसेल करते हैं, उसको आगे सेल करते हैं टू कंज्यूमर्स। और इसका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है दोनों का, वो अपनी गुड्स जो को मार्केट में जब सेल करते हैं तो उससे वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। Measuring net income. So how to measure net income of a merchandising company? Expenses for a merchandiser are divided into two categories. Number one, cost of goods sold, and number two, operating expenses. इससे पहले जो आप इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर चुके हैं उसमें आप एक ही एक्सपेंसेस लेते थे, वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे। लेकिन यहाँ पे हमने जो वो इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, यानी टू कैटेगरीज बना दी। एक कैटेगरी में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और दूसरी कैटेगरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की है, जिसमें तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे, जैसे कि सैलरीज एक्सपेंस है, वेजेस एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, सप्लाईज है, टैक्सेस है। जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएंगे। लेकिन एक और चीज़ हमने ऐड कर दी है, वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है? गुड्स सोल्ड का मतलब है कि आपने गुड्स को बेचा, और कॉस्ट का मतलब है कि जो आपने गुड्स बेची हैं उसकी कॉस्ट कितनी है। यानी आप हमारा जो मर्चेंडाइजिंग कंपनी है उसका जो बिजनेस है वो ये है कि वो गुड्स को परचेज करती है और उसको आगे मार्केट में सेल करती है। ये जो गुड्स ने परचेज की तो उसकी परचेजिंग कॉस्ट होगी, और जब उसने मार्केट में बेच दिया तो वो उसकी सेलिंग प्राइस होगी। सेलिंग प्राइस में और कॉस्ट ऑफ गुड्स में हमेशा डिफरेंस होता है। सेलिंग प्राइस कॉस्ट ऑफ गुड्स से हमेशा ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें हमने प्रॉफिट मार्जिन रखा होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? तो जो चीज़ हमने परचेज की उसकी कॉस्ट क्या है? एक तो चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो जो गुड्स हमने बेच दी उसकी कॉस्ट क्या है? तो जो गुड्स हमने बेच दी हैं
उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाएगी। इसके अलावा फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो बाकी दूसरे जो कैटेगरी एक्सपेंसेस की वो हमने हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, और जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे वो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। जो ग्रॉस प्रॉफिट है बेसिकली वो सेल्स में से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कर दें तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली इक्वल होता है टू सेल्स रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कर दें तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दें तो फिर हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी। इनकम मेजरमेंट प्रोसेस फॉर अ मर्चेंडाइजिंग कंपनी। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मर्चेंडाइजिंग कंपनी की इनकम को मेजर करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा सेल्स रेवेन्यू, उसमें से हमने लेस कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और जब हमने लेस किया तो हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस कर दिया तो हमारे पास आ गया नेट इनकम या नेट लॉस। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। जो हमने पहले इनकम स्टेटमेंट बनाई थी उसमें हम डायरेक्टली सेल्स रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करते थे और हमारे पास नेट इनकम या लॉस आ जाती थी। जब हम मर्चेंडाइजिंग कंपनी की इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो हम सेल्स रेवेन्यूज में से लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो जो गुड्स हमने बेची हैं उसकी क्या कॉस्ट है, तो उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सेल्स रेवेन्यू में से लेस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो हमारे पास नेट इनकम या नेट लॉस आ जाएगा। ऑपरेटिंग साइकिल्स फॉर अ सर्विस कंपनी एंड अ मर्चेंडाइजिंग कंपनी। सर्विस कंपनी और मर्चेंडाइजिंग कंपनी टोटली डिफरेंट बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सर्विस कंपनी का जो बिजनेस है वो सर्विसेज प्रोवाइड करना है, वो गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। मर्चेंडाइजिंग कंपनी का जो बिजनेस है वो गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग है, वो गुड्स को परचेज करते हैं और फिर उसको आगे सेल करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनका ऑपरेटिंग साइकिल जो है दोनों दोनों फर्म्स का वो डिफरेंट होता है। तो जैसे कि हमने इस डायग्राम में आप देखें तो हमने एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप की एग्जांपल ली है। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप का काम जो है वो गाड़ी को मरम्मत करना है, यानी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करना है। जब अपने कस्टमर को रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उससे फिर अकाउंट रिसीवेबल्स जनरेट होते हैं, और वो अकाउंट रिसीवेबल्स जो है वो कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो सर्विस कंपनीज हैं वो ऑन अकाउंट भी काम करती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो बड़ी वर्कशॉप्स हैं इनके एग्रीमेंट्स होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। तो जब ये गाड़ियाँ इनके पास आती हैं उनको रिपेयर करते हैं, उसके बाद फिर वो बिल भेजते हैं इंश्योरेंस कंपनी को और फिर वो उनको पे करते हैं। इस तरह अकाउंट रिसीवेबल्स जनरेट होते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल्स फिर कैश में कन्वर्ट होते हैं। तो ये इसका जो जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस से लेके अकाउंट रिसीवेबल्स में कन्वर्ट होना और उससे फिर दोबारा कैश के अंदर कन्वर्ट होना, इस पूरे टाइम पीरियड को आप इस कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल कह सकते हैं। जो मर्चेंडाइजिंग कंपनी है उसका जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो सबसे पहले कंपनी जो है वो इन्वेंट्री को परचेज करती है, उसके बाद उसको अपने पास होल्ड करती है, फिर उसको वो मार्केट के अंदर सेल करती है। सेल करने के बाद वो अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होते हैं और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो फिर कैश में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो टाइम पीरियड लग रहा है इन्वेंट्री परचेज करने से लेके उसको कैश के अंदर कन्वर्ट होने में, तो ये उस मर्चेंडाइजिंग कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल है। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि इसमें ज़्यादा प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, जबकि सर्विस कंपनी के अंदर कम प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। तो अब जो मर्चेंडाइजिंग कंपनी है इसका जो ऑपरेटिंग साइकिल है नॉर्मली वो सर्विस कंपनी से ज़्यादा होता है, यानी लंबा होता है, बड़ा होता है। इन्वेंट्री सिस्टम्स, जो मर्चेंडाइजिंग कंपनी है वो दो तरह के इन्वेंट्री सिस्टम्स को फॉलो कर सकती है। एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है और दूसरा पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है। नंबर वन, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। Detailed records of the cost of each item are maintained, and the cost of each item sold is determined from records when the sale occurs. जो perpetual inventory system है इसमें हम up to date record maintain करते हैं। जब सेल करते हैं तो सेल को रिकॉर्ड करने के बाद हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जो सेल हमने की है उस उन गुड्स की कॉस्ट कितनी है उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी साथ ही रिकॉर्ड करते हैं। इसके साथ साथ जो इन्वेंट्री में जो रिमेनिंग बैलेंस है उसकी कॉस्ट को भी साथ साथ हम डिटर्मिन करते हैं और साथ साथ रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए ये एक अप टू डेट रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है, और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास इन्वेंट्री का कितना बैलेंस जो है वो मौजूद है और हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है। इसमें हम एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसको रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि जैसे जैसे सेल होती रहती है
हम साथ साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉर्ड करते रहते हैं। दूसरा सिस्टम जो है वो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में हम जो है वो साथ साथ रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड के ऊपर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉर्ड करते हैं, और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ही हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास अब कितनी इन्वेंट्री जो है वो मौजूद है। तो इन दोनों सिस्टम में जो मेन डिफरेंस है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की ट्रीटमेंट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है उसमें हम हर सेल के साथ रिकॉर्ड करते हैं, जबकि पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में हम पीरियोडिकली रिकॉर्ड करते हैं, यानी अकाउंटिंग पीरियड के एंड के ऊपर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉर्ड करते हैं। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में हम साथ साथ बता सकते हैं कि जो आइटम हमारे पास मौजूद हैं उनकी कितनी कॉस्ट है, लेकिन पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में हम एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड फिजिकली काउंट करते हैं और फिर हम बताते हैं कि हमारे पास अब इन्वेंट्री कितनी जो है वो एग्जिस्ट करती है। ये दोनों सिस्टम जो हैं वो डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर अप्लाई होते हैं। जैसे कि अगर एक कंपनी है और उसका जो बिजनेस है, उसके जो आइटम्स हैं या उसकी जो गुड्स हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा है और उनकी जो सेल है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो वहाँ पे हम परपेचुअलिटी सिस्टम जो है उसको प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गाड़ियों का बिजनेस है या जैसे फर्नीचर का बिजनेस है, तो वहाँ पे जो आइटम है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है और उसकी जो सेल है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू कि अगर एक ग्रॉसरी स्टोर है जहाँ पे उनके आइटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उनकी कॉस्ट जो है वो कम होती है। तो वहाँ पे अगर हम ग्रॉसरी स्टोर में परपेचुअलिटी सिस्टम यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लरिकल स्टाफ की ज़रूरत होगी, जो कि हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं होगा। लेकिन आजकल क्योंकि कंप्यूटर्स का दौर है और इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर है, तो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो कि बड़ी कंपनीज जो हैं, जो बड़े स्टोर्स हैं, जो बड़े मार्ट्स हैं, वहाँ पे आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करके परपेचुअलिटी सिस्टम को आप अप्लाई कर सकते हैं, और हो भी रहा है। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम जो है जहाँ पे आइटम्स बहुत ज़्यादा हो और उनकी कॉस्ट कम हो, तो वहाँ पे पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम जो है वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी कॉस्ट बियर कर सकते हैं, और आपका बिजनेस की जो है वो उसका उसका वॉल्यूम कितना है। तो उसकी बेस के ऊपर हम फिर परपेचुअलिटी सिस्टम या पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम को फॉलो करते हैं। परपेचुअल वर्सेस पीरियोडिक, यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनको शो किया गया है। तो परपेचुअल में अगर आप देखें तो इन्वेंट्री परचेज सबसे पहले रिकॉर्ड परचेज ऑफ इन्वेंट्री, जैसे ही आप परचेज करेंगे इन्वेंट्री तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, और यही पीरियोडिक में भी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में जब भी इन्वेंट्री परचेज करेंगे तो सबसे पहले हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। डिफरेंस कहाँ पे आता है? जब आइटम को सोल्ड करेंगे, जब आपने अपना आइटम बेचा तो सबसे पहले हमने रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया। पीरियोडिक में भी हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन पीरियोडिक में हम सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। परपेचुअल में हम कंप्यूट करेंगे कि जो गुड्स हमने बेची हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, उसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। तो फिर हम उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को साथ ही रिकॉर्ड करेंगे। एंड ऑफ पीरियड अगर आप देखो तो उसमें कोई एंट्री नहीं है। जो परपेचुअल है उसके एंड पे यानी अकाउंटिंग पीरियड जब एंड हो रहा है तो वहाँ पे कोई एंट्री नहीं। क्यों? वो इसलिए कि जैसे ही हम आइटम कोई भी बेचेंगे तो हम उसके साथ ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन पीरियोडिक में ऐसा नहीं है। जब हम आइटम को बेचेंगे उसमें हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, सिर्फ रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। और फिर एंड ऑफ पीरियड हम जो कंप्यूट करेंगे कि जो हमने चीज़ें जो गुड्स हमने बेची हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, और फिर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अकाउंटिंग पीरियड के एंड के ऊपर रिकॉग्नाइज करेंगे। तो दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो आइटम सोल्ड के ऊपर आता है। जब आइटम बेचते हैं तो उसको तो हमने क्या ट्रीट करना है। परपेचुअल में आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी साथ ही रिकॉग्नाइज करना है और उसके एंड ऑफ पीरियड पे कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन पीरियोडिक में आपने आइटम जब बेचेंगे तो उस वक्त कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉग्नाइज नहीं करना, बल्कि एंड ऑफ पीरियड उसको रिकॉग्नाइज करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हाउ टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर ए पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। तो ये मेथड है कि जिसके थ्रू हम डिटरमिन करेंगे एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑन हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। यानी अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट में बिगिनिंग में ओपनिंग बैलेंस जो है वो इन्वेंट्री का क्या है। ये वो इन्वेंट्री है जो कि लास्ट ईयर या लास्ट अकाउंटिंग पीरियड के एंड के ऊपर एग्जिस्ट कर रही थी। तो ये वो इन्वेंट्री है जो कि लास्ट ईयर जो है वो सेल नहीं हो सकी, और वो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस में थी और इस साल के या इस अकाउंटिंग पीरियड के ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगी।
तो कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑन हैंड सबसे पहली चीज आ गई, उसके अंदर हम ऐड करेंगे नंबर 2, ऐड टू इट द कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, यानी इस साल जो हमने गुड्स परचेज की हैं उसकी कॉस्ट कितनी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज यानी ओपनिंग इन्वेंट्री में अगर हम ऐड कर दें जो हमने इस दफ़ा गुड्स परचेज की है उसकी जो कॉस्ट, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी ये वो कॉस्ट है, वो गुड्स हैं जो कि हमारे पास इस पूरे साल में सेल के लिए अवेलेबल थे। अब इसमें से जो नहीं बिकी, यानी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑन हैंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इस अकाउंटिंग पीरियड के एंड के ऊपर जो गुड्स हमारे पास अवेलेबल है उनकी कॉस्ट कितनी है, यानी जो कि हम इस साल के एंड के ऊपर हम ये चेक करेंगे कि जो इस साल में नहीं बिकी हैं वो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस में आ गई। तो हम ये करेंगे कि ओपनिंग बैलेंस प्लस जो कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज है उसको ऐड किया, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और फिर उसमें से हम क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स का लेस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। परचेजेस ऑफ मर्चेंडाइज, इसमें हम ये देखेंगे कि परपेचुअलिटी सिस्टम में जो परचेज है मर्चेंडाइज की उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो मर्चेंडाइज परचेज फॉर रीसेल टू कस्टमर्स, ये हमें पता है, हम जो मर्चेंडाइज जो गुड्स परचेज करते हैं उसका मकसद ये है कि हम उसको दोबारा मार्केट में रीसेल करें टू द कस्टमर्स। उसके लिए जो हम अकाउंट यूज़ करेंगे वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का होगा। जो इन्वेंट्री हम परचेज करेंगे उसके लिए अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हम जो अकाउंट यूज़ करेंगे वो करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को हम डेबिट कर देंगे जितनी भी कॉस्ट के ऊपर हमने वो गुड्स परचेज की होंगी, और जो दूसरा अकाउंट है अगर हमने उसको कैश पे परचेज किया है तो कैश क्रेडिट कर देंगे, और अगर हमने उसको ऑन अकाउंट परचेज किया है तो फिर उसको हम अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट कर देंगे। तो परचेज नॉर्मली रिकॉर्डेड बाय द परचेजर व्हेन द गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द सेलर। परचेज उसका रिकॉर्ड होती है जब हम सेलर से गुड्स रिसीव कर लेते हैं। ईच क्रेडिट परचेज शुड बी सपोर्टेड बाय अ परचेज इनवॉइस। तो जो भी क्रेडिट परचेज होगी उसके साथ एक परचेज इनवॉइस लगी होगी, और उसके अंदर सारी डिटेल होगी परचेज की, कि उसमें जो है वो आइटम्स के मतलब कि उसकी कॉस्ट कितनी है और कितने आइटम्स हैं और ये किससे हमने खरीदी है। परचेज ऑफ मर्चेंडाइज, उसकी एक सेल्स इनवॉइस है जिसको कि बायर एज ए परचेज इनवॉइस यूज़ करेगा, उसका एक सैंपल आपके सामने है। इसमें सबसे पहले जो फर्म का नाम लिखा है जिस कंपनी को इन्होंने भेजा है, फिर रिटेंशन किया है कि जो कि परचेज एजेंट था, उसके बाद एड्रेस आ गया, उसके बाद जो है वो ये लिखा होगा सोल्ड टू जिसको आपने बेचा, उसके बाद जो है जो भी उसका नंबर है कैटलॉग नंबर, और उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में, प्राइस यानी पर यूनिट क्या प्राइस है और टोटल अमाउंट। इसी तरह एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, ये दूसरी प्रोडक्ट है उसके उसके नंबर ऑफ उसकी क्वांटिटी कितनी है और पर यूनिट जो है वो प्राइस क्या है, और उसके बाद अमाउंट आ जाएगी। तो ये टोटल आपके पास आ गए कि इस अमाउंट की आपने परचेजेस की है। और इसके नीचे एक इंपॉर्टेंट नोट जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी, जैसे यहाँ लिखा है ऑल रिटर्न्स मस्ट बी मेड विद इन 10 डेज, यानी अगर आप उसमें कोई डिफेक्ट है तो आप उसको विद इन 10 डेज जो सेलर है उसको वापस आप भेज सकते हैं। तो इस सेल्स इनवाइस को जो बायर होगा एज ए परचेज इनवाइस यूज करेगा। सबसे ऊपर आप देख लो इनवाइस नंबर भी लिखा है, इनवाइस नंबर लिखा होगा, और जो बेच रहा है उस कंपनी का नाम लिखा है, उसका एड्रेस लिखा है, जिसको बेच रहा है उसका नाम लिखा है, जो एजेंट था परचेज उसका नाम लिखा है, बाकी एड्रेस लिखा है, और इसके साथ साथ अदर इन्फॉर्मेशन है। परचेजेस ऑफ मर्चेंडाइज, जब हम मर्चेंडाइज को परचेज करेंगे तो फिर हम क्या एंट्री पास करेंगे। तो हमने देखा था कि मर्चेंडाइज को जब हम परचेज करेंगे तो हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डेबिट करेंगे। अगर ऑन अकाउंट होगा यानी क्रेडिट के ऊपर अगर परचेज किया होगा तो फिर अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट करेंगे, अगर कैश पे परचेज किया होगा तो फिर कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो मे 4 को हमने ये परचेजिंग की है और हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डेबिट किया 3800 से, और अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट कर दिया 3800 से, और नीचे डिस्क्रिप्शन लिख दी टू रिकॉर्ड गुड्स परचेज ऑन अकाउंट टर्म्स 210 नेट 30 फ्रॉम सेलर्स इकोनॉमिक्स। टर्म्स 210 नेट 30 का मतलब ये है कि अगर परचेजर जो है विद इन 10 डेज पेमेंट कर देता है तो उसको उसके ऊपर 2% डिस्काउंट मिलेगा, यानी 3800 के ऊपर उसको 2% डिस्काउंट मिलेगा और फिर उसको बाकी पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो विद इन 10 डेज पेमेंट नहीं करता और विद इन 30 डेज पेमेंट करता है तो फिर उसको टोटल अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ेगी।
Purchase returns and allowances. A purchaser may be dissatisfied with merchandise received because the goods, number one, are damaged or defective, number two, are of inferior quality, or number three, are not in accord with the purchaser's specifications. तो परचेजर जो गुड्स परचेज किए हैं तो हो सकता है कि वो उससे खुश ना हो। उसकी तीन वजूहत हो सकती हैं। नंबर वन ये है कि या तो वो, और जब उन्होंने इंस्पेक्ट किया, हमने जो गुड्स हमने रिसीव की, हमने उसको इंस्पेक्ट किया तो हमें पता चला कि गुड्स, उसमें से कुछ गुड्स ऐसी हैं जो कि डैमेज हैं या डिफेक्टिव हैं। दूसरा ये हो सकता है कि जो गुड्स हमने मंगवाई थी, जो जिस क्वालिटी की हमने परचेज की थी, डिमांड दी थी, वो इंफीरियर क्वालिटी की है, जबकि हमने अच्छी क्वालिटी की जो है वो डिमांड की थी, हाई क्वालिटी डिमांड की थी। तीसरा ये हो सकता है कि जो हमारी स्पेसिफिकेशंस थी वो उसके मुताबिक नहीं है। अगर उसके मुताबिक नहीं है तो हमारा ये राइट है कि हम उस परचेज को रिटर्न करें, यानी सेलर्स को वापस भेज दें। उसके लिए परचेजर क्या करता है? तो परचेजर इनिशिएट्स द रिक्वेस्ट फॉर रिडक्शन ऑफ द बैलेंस ड्यू थ्रू द इशूंस ऑफ डेबिट मेमोरेंडम। तो जो परचेजर है वो एक डेबिट मेमोरेंडम इशू करेगा और वो इंफॉर्मेशन देगा सेलर को कि हमने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी उसका जो अकाउंट्स पेबल जो पेबल था उसको हमने डेबिट कर दिया। अब वो सारी अमाउंट से भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि 1 लाख की हमने चीज़ मंगवाई थी और 20,000 की उसमें से डिफेक्टिव थी, तो हमने उस 20,000 की जो गुड्स हैं उनको हम रिटर्न कर दिया। तो अकाउंट्स पेबल को हम फिर 20,000 के साथ डेबिट कर देंगे। डेबिट मेमोरेंडम क्या है? इट्स अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ बायर टू इन्फॉर्म द सेलर दैट द सेलर्स अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बिकॉज ऑफ अनसैटिस्फैक्टरी मर्चेंडाइज। तो बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट है, एक इन्फॉर्मेशन हम पास ऑन कर रहे हैं सेलर को कि हमने, क्योंकि आपने जो मर्चेंडाइज हमें भेजी है हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए हमने आपके अकाउंट को उस अमाउंट से डेबिट कर दिया है। परचेज रिटर्न्स एंड लॉसेस। तो जब हम परचेज रिटर्न करेंगे तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? तो यहाँ हमने, जब हमने परचेज को रिटर्न किया तो हमने अकाउंट्स पेबल को डेबिट कर दिया और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दिया। जिस अमाउंट की हमने रिटर्न की होगी उस अमाउंट से हम उसको डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। इनिशियली जो हमने रिकॉर्डिंग की थी, हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डेबिट किया था और अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट किया था। अब हमने उसमें से इन अमाउंट को रिड्यूस करना है, तो हम जो जिसको क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर देंगे, यानी अकाउंट्स पेबल को हमने क्रेडिट किया था उसको हमने डेबिट कर दिया, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जिसको डेबिट किया था उसको अब यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दिया। तो ये एंट्री बन जाएगी अकाउंट्स पेबल डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है आज के लिए काफ़ी है। अब आप इसको गौर से सुनिएगा। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, बल्कि बुक भी पढ़ें, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको लिख लें ताकि हम इंटरेक्टिव सेशन में फिर उनको डील कर सकें। थैंक यू वेरी मच।